हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पिछले कुछ दिनों से ज्योग्राफी सेक्शन का अध्ययन कर रहे हैं। ज्योग्राफी में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था तापमान अल्बिडो का। अल्बिडो के अलावा इससे पहले हमने सूर्यताप पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बारे में। तापमान से आशय यहाँ पर है कि हम तापमान जो पढ़ने वाले हैं वो वायुमंडल के तापमान के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसको पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है? तापमान हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें इसके बाद पढ़ना होता है वायुदाब पेटियां। अब जब वायुदाब पेटियां यानी प्रेशर बेल्ट पढ़ना होता है, पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए तापमान कैसे किस अक्षांश से किस अक्षांश तक इंक्रीज करता है, कहाँ पे डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम तापमान के सिलसिले में बात करने वाले हैं। आपने इसके पहले सूर्यातप को पढ़ा है। सूर्यातप को आपने पढ़ा है, तो सूर्यातप को पढ़ा है तो सूर्यातप से एक बात क्लियर रही कि सूर्यातप का जो संबंध है सीधे सीधे किससे है? सूर्यातप का संबंध किसी सीधे सीधे किससे है? तापमान से। आपने यहां पर एक कंडीशंस के बारे में पढ़ा था कि अक्षांशों में जब हम 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है। इसके बारे में आपने पढ़ा है। तापमान को यानी सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसके बारे में पढ़ा था। मैं इस बात को यहाँ पे इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि जो सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक हैं लगभग लगभग वही कारक या उससे कुछ कारक और उसमें ऐड होते हैं, लगभग लगभग वही कारक प्रभावित करते हैं किसको? तापमान को। क्योंकि सूर्यातप सीधे सीधे किससे संबंधित है? तापमान से। तो बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं तापमान की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी। देखिए, शब्द तो बहुत आसान है, आप लोगों ने पहले से पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा। छोटी कक्षाओं में 6 से लेके 8 तक के बीच में कहीं कहीं पढ़ा ही होगा। अब बात करते हैं तापमान क्या है। बताइए, किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्मपन की माप को तापमान कहते हैं। बात क्लियर हुई? तापमान किसे कहेंगे? किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्मपन की माप को तापमान कहते हैं। आपको कैसे पता लगेगा किसी वस्तु का टेम्परेचर ज्यादा है या कम है? मापने के लिए क्या करते हैं हम? थर्मामीटर यूज करते हैं। ऐसे आप समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। अब ये वस्तु का टेम्परेचर कितना है, अब इसको छूकर ही पहली नजर में क्या करेंगे? इसको छूकर ही पता करेंगे ये ठंडा या गर्म है। जो ये ठंडा या गर्म पहचानने की जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहते हैं? टेम्परेचर यानी तापमान। अब हम आगे बात करते हैं, हमें क्योंकि वायुमंडल के तापमान के बारे में पढ़ना है, तो हम आगे बात करने वाले हैं कि वायुमंडल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दोस्तों, बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है। और ये अगर टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में, यानी तापमान का व्युत्क्रमणता जो होता है, तापमान का जो प्रतिलोमन होता है, उसके बारे में अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको प्रेशर बेल्ट समझना मुश्किल होगा। प्रेशर बेल्ट यानी वायुदाब पेटियों को जब आप नहीं समझ पाएंगे तो क्लाइमेट को समझना बिल्कुल नामुमकिन होगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से बने रहिए इस बात के लिए। आगे बढ़ते हैं इसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। जो पहला कारक है वह है अक्षांश, लैटिट्यूड। एक फिगर से समझते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था क्या अक्षांश के बारे में? थोड़ा सा अक्षांश के बारे में पढ़ा था कि आपका है 0 डिग्री अक्षांश। बात क्लियर हुई? यहां से आपने एक लाइन ड्रा किया था, यह 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यहां पर 23.5 डिग्री साउथ है। इसे क्या कहा गया था? यह है आपका मकर रेखा और ये आपका कर्क रेखा। बात यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, कहा जा रहा है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। घबराना नहीं है, कुछ विशेष नहीं है, बस समझना है थोड़ा सा। यहां पर क्या देखा था आपने? ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, तीनों बातें एक ही हुई। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जब आप बढ़ रहे हैं किसके साइड? ध्रुवों की तरफ। जब ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या होता है? तापमान में गिरावट होती है। लेकिन गिरावट कहां से शुरू होती है? देखिए, 0 डिग्री अक्षांश से लेकर यहाँ पे जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है और साउथ 23.5 डिग्री साउथ है, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच तापमान सबसे ज्यादा होता है। अब यहां पर तापमान सबसे ज्यादा होता है। ज्यादा होने के पीछे कारण क्या है? यहाँ पे सूर्यातप की मात्रा ज्यादा मिलती है।
सूर्य तप की मात्रा ज्यादा क्यों मिलती है? क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ के बीच में सूर्य साल में एक बार जरूर लंबवत चमकता है। अब जब लंबवत चमकेगा, जाहिर सी बात है वहां पे इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा, सूर्य तप ज्यादा मिलेगा, और जब सूर्य तप ज्यादा मिलेगा तो वहां पर तापमान ज्यादा होगा। बात क्लियर है? आगे बढ़े। अब यहां पर जब तापमान ज्यादा है, सूर्य तप ज्यादा है तो तापमान ज्यादा होगा। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो यहाँ पर पहला कारक क्या कहा गया? अक्षांश। इसे प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक क्या है? अक्षांश। अक्षांश से बात क्लियर हो गई। अक्षांश कैसे प्रभावित कर रहा है? यानी आप कह सकते हैं, लैंग्वेज में अगर बांधना हो, कह सकते हैं कि निम्न अक्षांशों से जब उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। निम्न अक्षांश का मतलब क्या है? 0 डिग्री कम है, और यहां से जैसे जैसे ज्यादा की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे बढ़ेंगे 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे बढ़ेंगे 90 डिग्री साउथ की तरफ। ऐसी कंडीशन में तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। बात क्लियर हुई? दूसरी बात की गई यहाँ पर किसकी? ऊंचाई की। अब देखिए, ऊंचाई कैसे तापमान को प्रभावित करती है, हम बात करते हैं। पहले पॉइंट को आप देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट है इसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरा क्या है? स्थल एवं जल का वितरण। स्थल एवं जल का वितरण, या कह सकते हैं स्थल की समुद्र से दूरी। बात क्लियर? स्थल से समुद्र की दूरी। अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी चीज को, पॉइंट को पहले आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, अगर इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है क्या? तैयारी वर्ल्ड ऑफिशियल। ये लिंक है तैयारी वर्ल्ड ऑफिशियल, ये ग्रुप का नाम है। इस ग्रुप पे जुड़िए। जो क्लास होती है, इस क्लास का पीडीएफ हम वहां पर प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल क्वारी करनी है तो तैयारी वर्ल्ड नाम से, तैयारी वर्ल्ड नाम से आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर ही। वहां पर पर्सनल क्वारी का आपका जवाब दिया जाएगा, या आप कुछ और पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ही आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे हैं। अगले कारक की बात कर लेते हैं। अगला कारक है पवन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसे? विंड्स। देखिए, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, एयर अलग चीज होता है। आपने पढ़ा था जब वायुमंडल की शुरुआत किया था हमने, एयर अलग चीज है, गैस अलग चीज है, और विंड अलग चीज है। ध्यान दीजिएगा, आप हिंदी में पर्यायवाची में पढ़ते होंगे वायु, गैस, है ना, पवन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हटके सोचिएगा, क्योंकि भूगोल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भूगोल की जो टर्मिनोलॉजी है, जो यहाँ पे शब्द है, एक एक शब्द का अलग अलग मीनिंग है। मीनिंग किस सिलसिले में है, क्यों है, आप इसको समझ लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इससे फायदा ये होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम यहाँ पे पवन की बात कर रहे हैं, विंड्स की बात कर रहे हैं, न कि हम एयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, विंड्स की बात। पवन क्या होता है? जो एक निश्चित डायरेक्शन से एक निश्चित डायरेक्शन में चलता है। जनरली आप ऐसा कर सकते हैं, एक निश्चित दिशा से दूसरी दिशा में बहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पवन। हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल। आपको ठंडी पवनें, गर्म पवनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। समुद्री जलधाराएं। तापमान को समुद्री जलधाराएं कैसे प्रभावित करती हैं? जो आपने एक चीज देखा होगा, जैसे आप नदी के किनारे गए होंगे, या आप किसी बड़े तालाब के आसपास गए होंगे, तो क्या होता है, जब हवा चलती है तो तालाब की तरफ से या नदी की तरफ से, छोटे पैमाने पर आप देखेंगे, वहां से जो आने वाली हवा होती है कुछ ठंडी होती है। बात क्लियर है? ठंडी होती है, तो ऐसे में क्या करेंगे? जब ठंडी होती है, आप ऐसे कल्पना करिए, जब महासागरों की तरफ से वही हवा आएगी, जाहिर सी बात है जलीय क्षेत्र से स्थलीय क्षेत्र की तरफ आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में वह तापमान को प्रभावित करती है। जैसे आपका ये मान लेते हैं, ये स्थल भाग है, ये स्थल भाग है, और ये बहुत बड़ा जलीय भाग है ना। अब इस जलीय भाग से जब आने वाली जो पवन आएगी, हवा आएगी, तो क्या करेगी? यहां से ठंडक लेकर आएगी, कहां पर? स्थल की तरफ। कहने का मतलब, ये अगर ठंडी हवा लेकर आ रही है तो स्थल के तापमान को ठंडी कर देगी, गर्म हवा लेकर आ रही है तो स्थल के तापमान को गर्म कर देगी। यानी इसको प्रभावित करने वाले कारकों में क्या करेंगे? स्थलीय भाग इसको गर्म कर देगी। बात ठीक है, आगे बढ़े। आगे अगला कारक है ढाल की दिशा। ढाल की दिशा की हम बात कर रहे हैं। किसके ढाल की दिशा की बात कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी है, ठीक है, यहां पे आपका सन है, सन है,
इस पहाड़ी को अगर देखेंगे, इस पहाड़ी को देखेंगे, यहां से अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, यानी सूर्य तप यहां से पड़ रहा है, यहां पे देख रहे हैं कंडीशन क्या बन रही है, ये पहाड़ी अवरोध का काम कर रहा है। ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका सामने का साइड है, यानी इसे फ्रंट कहेंगे, और इसका ये अपोजिट साइड है। यहां पे क्या देखेंगे, सूर्य की जो किरणें हैं इसके एक पार्ट पे पड़ रही हैं, एक पार्ट पे जब पड़ रही हैं तो यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा होगा, इंसुलेशन ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। बात क्लियर है? यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन इस साइड में क्या होगा, इस साइड में टेम्परेचर, इस साइड में जो टेम्परेचर होगा वो आपका कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में पड़ रहा है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ रही। आप ऐसे उदाहरण से समझिएगा, ठंडी के मौसम में आपने नोटिस किया होगा, आप किसी दीवार के पास खड़े हैं और दीवार की दूसरे साइड सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो आप जिस साइड पे खड़े हैं अगर उधर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही तो उधर ठंडा होगा, होता है। और जिस साइड पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है अगर उसी साइड पे खड़े हैं तो वहां पे गर्म होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर ये है, सूर्य की रोशनी जिस साइड पे पड़ रही है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। यानी इसी को क्या कहते हैं, ढाल की दिशा। और यही ढाल की दिशा प्रभावित करती है आपके तापमान को, यानी इंसुलेशन की मात्रा कम, टेम्परेचर कम। आगे मेघाच्छादन की बात करेंगे। मेघाच्छादन का मतलब क्या है? मेघाच्छादन का मतलब होता है बादल। मेघ का मतलब बादल। आपने एक चीज पढ़ा होगा, हम ही ने बताया था, पढ़ा ही है, उसमें नो डाउट्स। क्या पढ़ा है देखिए, जब हम आपको इंसुलेशन बता रहे थे पिछली कक्षा में, तो एक चीज आपको हमने बताया था, क्या कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इस 0 डिग्री अक्षांश से जब हम बढ़ते हैं किधर, कर्क रेखा की तरफ, और इधर बढ़ते हैं मकर रेखा की तरफ, 23.5 डिग्री साउथ। हमने टेम्परेचर की बात जब किया था, इंसुलेशन की बात किया था, यहां पे बताया गया था, देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, यानी इसके इसके बीच में सूर्य लंबोत जरूर चमकता है साल में एक बार। बात क्लियर है? सूर्य लंबोत चमक रहा है कितना, इसके इसके बीच में। लेकिन जब हम इंसुलेशन की बात हमने किया था, तो इंसुलेशन में आपको क्या मिला था कि इंसुलेशन सबसे ज्यादा मिलता है कहां पे, कर्क रेखा के पास, और कहां मिलता है, मकर रेखा के पास। विषुवत रेखा पे नहीं मिलता है। इसका कारण पढ़ा था या इसका कारण समझा था? नहीं समझा था तो यहां से फिर से देख लीजिए, या इसके बारे में और डिटेल जानना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में सूर्यातप वाली वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, वहां से क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा मिलने के पीछे कारण क्या है, यहाँ पे कम मिलने के पीछे कारण यह है कि 0 डिग्री अक्षांश पर बरसात ज्यादा होती है, ठीक है। बरसात ज्यादा होगा, संघनन होगा, संघनन होगा तो बादल बनेंगे, जब बादल बनेंगे तो आसमान में बादल जब छाए रहेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सूर्य तप की मात्रा धरातल तक कम पहुंचेगी, है ना। जब सूर्य तप की मात्रा धरातल तक कम पहुंचेगी तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पे मिलेगा, कर्क रेखा पर, यानी कर्क रेखा के आसपास, और कहां मिलेगा, मकर रेखा के आसपास। बात क्लियर है? कहने का मतलब मेघाच्छादन ज्यादा है, यानी बादलों का आवरण ज्यादा फैला हुआ है आसमान में, तो सूर्य तप की मात्रा कम पहुंचेगी धरती पे। जब सूर्य तप की मात्रा कम पहुंचेगी तो टेम्परेचर कम होगा। आगे बढ़े, वनस्पतियों की बात कर लेते हैं। वनस्पतियां जब ज्यादा रहेंगी तब भी सूर्य तप की मात्रा कम मिलेगी। इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। देखिए यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, यहां पर वर्षा ज्यादा होती है, अभी आपने पढ़ा, जब यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है तो यहाँ पर वनस्पतियां भी ज्यादा होती है। बात क्लियर है? यहाँ पे वनस्पतियां ज्यादा होती है। जब वनस्पतियां ज्यादा होंगी, यहाँ पर आप जब क्लाइमेट को पढ़ेंगे, वेजिटेशन को पढ़ेंगे, तो उस चीज को डिटेल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पे 60-60 मीटर ऊंची वनस्पतियां मिलती हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, लताएं मिलती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये एक आवरण सा बना लेती है, एक छत सा बना लेंगी, और ऐसा जब आवरण बन जाएगा तो सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं धरती तक कम पहुंचेंगी, ऊपर ही रुक जाएंगी। जब धरती तक कम पहुंचेंगी तो जाहिर सी बात है धरातल पर टेम्परेचर की मात्रा क्या होगी, कम होगी। कहने का मतलब तापमान को प्रभावित करने वाले कारक में वनस्पतियों को भी हम रख सकते हैं। आगे बात करें तो क्या क्या हमने सीखा, सबसे पहले हमने सीखा टेम्परेचर के बारे में,
टेम्परेचर क्या है? किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्मपन की मापी क्या है? तापमान। तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा हमने। अक्षांश को पढ़ा, सबसे पहला कारक अक्षांश। दूसरा कारक हम ऊंचाई का, ऊंचाई के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, फिर से कर दे रहे हैं यहाँ पर। ऊंचाई का मतलब यह है, जैसे आप देखेंगे ऐसे कह सकते हैं कि जब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, यहां से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड की तरफ, ये 0 डिग्री है, यहां से जैसे हम 90 डिग्री तक तरफ की जाते हैं, मतलब ध्रुवों की तरफ जाते हैं, चाहे नॉर्थ मान ले चाहे साउथ मान ले, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ज्यादा मिलता है हमको क्या? सबसे ज्यादा तापमान मिलता है, इसी को हमने क्या कहा था? उष्ण कटिबंध, है ना। इसके बाद यहाँ पे उपोष्ण होगा, ठीक है, फिर शीत होगा, फिर शीत शीतोष्ण होगा, एसिड टुंड्रा होगा, लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको? आइस कैप। क्या मिलेगा? आइस कैप, यानी हिमाच्छादित पेटी। बात क्लियर है? यहाँ पे बहुत डिटेल हम इसलिए नहीं इसको बता रहे हैं क्योंकि आगे इसको और भी विधिवत आपको पढ़ना है। बस आप केवल दिमाग में एक छवि बना लीजिए कि जैसे ही हम 0 डिग्री अक्षांश से उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं, 90 डिग्री तरफ की जाते हैं, या कह सकते हैं हम ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, तापमान में गिरावट दर्ज होती है ना। जो गिरावट दर्ज होती है उसी को क्या कहें? एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरावट होती है। अब यही कारण एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। आपने सुना होगा पहाड़ी क्षेत्रों पे तापमान कम होता है। क्यों कम होता है? वही तो बात है ना, मैदानी क्षेत्र की तुलना में पहाड़ी क्षेत्र पर जो तापमान कम हो रहा है, इसके पीछे का कारण यही है कि मैदानी क्षेत्र पर इंसोलेशन ज्यादा मिलता है, तापमान ज्यादा होता है, और पहाड़ी क्षेत्रों पर तापमान की मात्रा कम होती है। बात क्लियर है? स्थल एवं जल के वितरण की बात जो की गई, स्थल एवं जल के वितरण या समुद्र से दूरी की बात, इसको आप समझ लीजिएगा। स्थल एवं जल के जो वितरण की बात है वो कैसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर ले, फिर इसके बारे में बता रहे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से तापमान को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है। ज्यादातर ऐसे ही पूछता है कंफ्यूजन करने की, क्योंकि कारक तो बहुत सारे हैं, उस कारकों को आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, कौन सा कारक तापमान को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहां पर इन कारकों को आप याद रखेंगे, जैसे ऊंचाई हो गया, अक्षांश हो गया, समुद्र से दूरी हो गई, या कह सकते हैं स्थल की समुद्र से दूरी हो गई। इसके अलावा क्या? वनस्पतियां हो गई, मेघाच्छादन हो गया, ढाल की दिशा हो गया। इस सारी चीजों, इन सारे फैक्ट को आप दिमाग में बैठा रहिएगा। ठीक है, स्थल एवं जल के वितरण की बात जो की गई, समुद्र से दूरी की बात की गई, ये तापमान को कैसे प्रभावित करता है हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है आपका, ये कोई महासागर और यहां पर ये कोई महाद्वीप है। देखिए ये महासागर है और ये महाद्वीप है। स्थल एवं जल के वितरण की बात की गई, तो आप जानते हैं अर्थ का मैक्सिमम भाग पर क्या है? पानी है, वाटर है, महासागर फैला हुआ। हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के वितरण की। देखिए महाद्वीपों की जो प्रवृत्ति होती है, इसकी जो टेंडेंसी होती है, उसमें क्या होता है कि महाद्वीप, यानी ऐसा हम स्थल और जल से समझ लेते हैं, स्थल की ये विशेषता होती है, ये बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। सूर्य तप मान लीजिए ये महासागर का क्षेत्र है, ये महाद्वीप का क्षेत्र है, दोनों पर समान सूर्य तप की मात्रा पड़ रही है, तो होगा क्या? ये जो स्थलीय भाग है ये बहुत तेजी से गर्म होगा और बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म हो जाएगा। इसके विपरीत देखेंगे महासागर की, तो महासागरी भाग ये कम गर्म होगा और देर से गर्म होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे हम मान लेते हैं इस एरिया को गर्म होने के लिए, इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए अगर 1000 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर इसी स्थल का इतने ही भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होने के लिए आपको 3000 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। बात क्लियर? कितना? 3000 कैलोरी। अब यहां से देख रहे हैं आपको क्या मिल रहा है? मिल ये रहा है कि किसी स्थल को गर्म करने के लिए जितनी ऊर्जा, जितनी उष्मा, या कह सकते हैं जितना तापमान की जरूरत होती है, उसका 3 गुना लग रहा है किसको? महासागर को गर्म करने के लिए। बात क्लियर हुई? इसलिए स्थल एवं जल का जो वितरण है, स्थल एवं जल का वितरण है, यह तापमान को प्रभावित करता है। बात तो क्लियर हो गई होगी। जैसे आप देखे होंगे, आपने सुना होगा, जो महासागरों के निकट के क्षेत्र हैं या जो समुद्री इलाके के क्षेत्र हैं,
वहां का तापमान लगभग सम होता है। सुना है? नहीं सुना है तो सुन लीजिए। अब मुंबई का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मुंबई का ले सकते हैं, कोलकाता भी रख सकते हैं। अब मुंबई को आपने सुना होगा, यहाँ पे ठंडी की मात्रा लगभग न के बराबर पड़ती है, गर्मी तो पड़ती है, बरसात तो पड़ती है, वहां पर तापमान लगभग सम होता है। सम होने के पीछे यही कारण होता है कि जो वहां का समुद्री एरिया है, जो पानी वाला क्षेत्र है, वह धीमे से गर्म होता है और देरी से गर्म होता है। ठीक है, स्थलम जल के वितरण की बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। देखिए, तापमान से संबंधित सारे फैक्ट हो गए हैं, है ना। आगे हम बढ़ लेते हैं तापमान की विलोमता के लिए। जो देखिए, परीक्षा दृष्टि से यहाँ पे आपको एक फैक्ट याद रखना है, सिर्फ तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इस बात को खूब अच्छे से जहन में बैठा लेना। आगे हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर इन्वर्जन की, तापमान की विलोमता की। इससे पहले हम थोड़ा समताप रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जो तापमान से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 तरीके के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक समताप रेखा के बारे में, एक तापमान प्रवणता के बारे में, तापमान प्रवणता या ताप प्रवणता, तापमान प्रवणता के बारे में, और एक तापीय प्रतिलोमन, प्रतिलोमन। ठीक है भैया, फैक्ट तो बड़े छोटे छोटे हैं, कॉन्सेप्ट बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बहुत है ना। महत्वपूर्ण कैसे हैं? समताप रेखा की हम बात कर रहे हैं। समताप रेखा में आपने क्या देखा? समान तापमान को मिलाने वाली रेखा, ये क्या है? समताप रेखा। बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर कंफ्यूजन यहाँ पे बना रह गया तो यकीन मानिए कंफ्यूजन आपका हमेशा बना रहेगा। जब आप क्लाइमेट पढ़ेंगे तो समझने में बड़ी मुश्किल होगी। अभी बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ये इसका आधार है, किसका? क्लाइमेट। अभी तक आपने जितना टॉपिक पढ़ा, चाहे सूर्य तप हुआ, चाहे आप टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, इसके बाद चाहे आप वायुदाब पढ़ेंगे, सब विश्व जलवायु को पढ़ने के लिए, भारत की जलवायु पढ़ने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक एक फैक्ट आपको समझना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा अच्छे से। देखिए, समताप रेखा की जो हम बात कर रहे हैं, समान तापमान वाले जगहों को मिलाने वाली रेखा, कैसे? देखिए, ये आपकी अर्थ है। क्या है? अर्थ है। फिर से वही कहानी, वही कहानी में क्या, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये 23.5 डिग्री साउथ। अब देखिए, 0 डिग्री अक्षांश के बाद ये आपका, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ये नॉर्थ था, ये साउथ, और ये आपका क्या पड़ेगा? ईस्ट पड़ेगा। हमेशा जब आप सामने खड़े होंगे तो आपका जो दायां सिरा होगा, दायां वाला भाग, वो ईस्ट होता है और बायां वाला भाग वेस्ट होता है। हम अक्षांश की जब गणना कर रहे थे, किधर से किधर कर रहे थे भैया? ईस्ट से वेस्ट ही कर रहे थे, यही नहीं कर रहे थे? 36 लेटीट्यूड लेटा हुआ, याद है? आगे देखते हैं, समान तापमान को मिलाने वाली रेखा की बात की गई। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री क्या है? अक्षांश। थोड़ा सा देखते हैं, अगर हम मान लें 0 डिग्री अक्षांश पर टेम्परेचर आपका ये मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे मान लेने कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। ये 15 डिग्री सेल्सियस जो है, हम मान ले रहे किस पर है? 1 डिग्री अक्षांश पर। ठीक, तो यहां पर भी देखेंगे 1 डिग्री अक्षांश पर कितना होगा। अगर 1 डिग्री अक्षांश पर यहाँ पे है 15 डिग्री सेल्सियस, तो इन दोनों रेखाओं को जो मिलाएंगे, या यहां पर कहीं पड़ेगा, इन दोनों रेखाओं को जो मिलाएंगे, ये जो मिलाने वाली रेखा होगी, इसी को हम क्या कहेंगे? समताप रेखा। यानी धरातल के किसी एक सिरे पर, इसकी गणना हम ईस्ट से वेस्ट करते हैं, यानी पूरब से पश्चिम ही करते हैं। पूरब धरातल के पूर्वी छोर पर जो तापमान है, वही तापमान पश्चिमी छोर पर जहां भी मिल रहा है, दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी, उसी को क्या कहेंगे? समताप रेखा। ठीक है, समताप रेखा। एक टर्म बार बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से समताप रेखा को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, बहुत पूछा गया है। आइसोथर्म। क्या कहते हैं? आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। याद रखिएगा, आइसोथर्म क्या है। अभी आगे आप पढ़ेंगे आइसो समान
लवणता वाले, समान जलवायु वाले, तमाम चीजें पढ़नी है। आप यहाँ पे वायुस्थम अभी पढ़िएगा, समझिएगा क्यों, समान तापमान को मिलाने वाली रेखा के बारे में। आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे समताप रेखा की। समताप रेखा आप समझ ही गए हैं, इसकी गणना ईस्ट से वेस्ट होती है, समझ ही गए हैं। और देखिए, चूंकि आप अक्षांशों की जो गणना करते हैं वह पूरब से पश्चिम करते हैं, और जो समान तापमान वाले स्थानों की रेखा की चर्चा कर रहे हैं वो भी पूरब से पश्चिम कर रहे हैं। इसलिए चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, माप रहे हैं, इसलिए समताप रेखा को प्रभावित करने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, अक्षांशों का। बात क्लियर होगी। देशांतर का क्यों नहीं होगा, क्योंकि देशांतर का होता अगर ऐसे ऐसे कुछ ऐसा मामला होता तो। यहाँ पे समताप रेखाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेगा, अक्षांश। बात क्लियर है। कई बार कथन और कारण जो वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाता है, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, यानी कथन दे दिया जाएगा, उसका कारण दे दिया जाएगा। इसमें यह चीज रखा जा सकता है, समान तापमान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समताप रेखा। कारण में दे दिया जाएगा, अक्षांशों पर समताप रेखाओं पर सर्वाधिक प्रभाव अक्षांशों का पड़ता है। ऐसा बात रखा जा सकता है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं ताप प्रवणता की। ये बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक क्यों है, अभी आगे आप समझेंगे। इसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, तापमान प्रवणता। दूरी के अनुसार तापमान में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, तापीय प्रवणता या तापमान की प्रवणता। आगे बढ़े। जब समताप रेखाओं की बीच की दूरी अधिक होती है, समताप रेखाओं के बीच की दूरी अधिक होती है, तो क्या कहेंगे, तापमान प्रवणता कम होगी। कहने का मतलब, अभी जो आपने बात किया था, जैसे ये समताप रेखाएं हो गई, ये आपकी अर्थ हो गई, ये समताप रेखाएं होंगी। अगर ये दो समताप रेखाओं की बीच की दूरी ज्यादा होगी, है ना, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट ये कम होगा। इस कॉन्सेप्ट को खूब बखूबी दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब समताप रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा तो तापीय प्रवणता कम। इसका प्रयोग हम करने वाले हैं अभी आगे। देखिए, आपको पता है पूरे अर्थ में नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये साउथ हेमिस्फीयर है। यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है ना, स्थल भाग की अधिकता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जलीय भाग की अधिकता है। अब समताप रेखाओं की बात करें, समताप रेखाओं का कैलकुलेशन कहां से किया जाएगा, ईस्ट से वेस्ट तक, यानी पूरब से पश्चिम तक। ये पूरब है आपका और ये पश्चिम है, इसका कैलकुलेशन ऐसे करना है। अब यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या देखेंगे, यहाँ पे स्थल भाग की अधिकता है, स्थल भाग की अधिकता है तो समताप रेखाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की बात हम करने वाले हैं। देखिए, समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम, कहां पे, समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम कहां होती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। समझिएगा, जब समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम है, दूरी कम है, अभी हमने बात किया था, जब दूरी अधिक होगी तापीय प्रवणता कम होगी। यहां से तीन फैक्ट क्लियर हुआ नॉर्थ हेमिस्फीयर के बारे में। समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम, पहली फैक्ट। दूसरा, जब दूरी कम है तो प्रवणता क्या होगी, प्रवणता क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। दूसरी चीज, ये अधिक अनियमित है, अधिक क्या है, अनियमित। बात क्लियर हुई। दूसरी तरफ चलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, समताप रेखाओं के बीच की दूरी अधिक है। क्या है, समताप रेखाओं के बीच की दूरी अधिक है। अधिक होने के पीछे कारण क्या है, यहाँ पर जलीय भाग का विस्तार ज्यादा है। जलीय भाग का विस्तार जब ज्यादा है, कहने का मतलब जलीय भाग देर से गर्म होता है, देर से गर्म होता है। इसी कारण से यहाँ पे समताप रेखाएं के बीच की दूरी अधिक है, और जो रेखाएं हैं वो अधिक नियमित हैं। आप इसमें भी तीन फैक्ट आपको मिल जाएगा। समताप रेखाओं के बीच की दूरी अधिक होगी, अधिक कहां होगी, साउथ हेमिस्फीयर की बात करेंगे, इनके बीच की दूरी अधिक होगी। दूसरा फैक्ट, ताप प्रवणता की बात कर लेंगे। ताप प्रवणता क्या होगा भाई, जब ये अधिक है ताप प्रवणता कम होगा। इसके अलावा क्या देखेंगे आप, ये नियमित है, ये रेखाएं क्या है, नियमित है।
और नियमित होने के पीछे का जो कारण ये है, वहां पे जलीय भाग का विस्तार अधिक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में अनियमित होने के पीछे कारण क्या है आप समझिएगा। जैसे ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहीं जलीय भाग हो गया, कहीं स्थलीय भाग हो गया। जो जलीय भाग है, जैसे अगर तापमान मान लीजिए यहाँ पे तापमान समान रूप से ही पड़ रहा है, इसमें क्या कंडीशन बनेगी, जो स्थलीय भाग है वह तेजी से गर्म होगा और ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। जलीय भाग है वो कम गर्म होगा और देर से गर्म होगा, इसीलिए समताप रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी मिलेंगी, है ना। उतनी नियमित नहीं मिलेंगी जितनी कि साउथ हेमिस्फीयर में मिलेंगी। बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं तापीय प्रतिलोमन के बारे में, तापीय विलोमता के बारे में। बड़ा मजेदार टॉपिक है, आप समझिएगा तापीय विलोमन क्या होता है। आपने जब पढ़ा था क्या वायुमंडल के स्ट्रक्चर के बारे में, वायुमंडल के संरचना के बारे में जब आपने पढ़ा था, तो आप ये देखा था आपने, धरातल से आप यहाँ पे शुरू किए थे, कहां से, क्षोभ मंडल से, और क्षोभ मंडल से शुरू करते हुए आप कहां पे गए थे, बहिर्मंडल तक गए थे। बात यहां तक क्लियर है। देखिए तापीय विलोमता की हम बात कर रहे हैं, इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं, तापीय विलोमता के अलावा तापीय व्युत्क्रमणता भी कहते हैं, या इसे कहते हैं क्या, टेम्परेचर इन्वर्जन। आपकी जो भी जलवायु दशाएं बनती हैं, जो मौसमी घटनाएं बढ़ती हैं, इसमें टेम्परेचर इन्वर्जन का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। कैसे होता है यहां से समझते हैं। सामान्य तौर पर क्या होता है कि जब हम धरातल से क्षोभ मंडल पर ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में गिरावट होती है। आपने यही पढ़ा था कि क्षोभ मंडल में जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तापमान में गिरावट होती है, और क्षोभ मंडल में आप पहुंचेंगे कहां से, 8 से 18 किलोमीटर। टेम्परेचर आपने यहाँ पे देखा था -45 डिग्री सेल्सियस से कहां तक मिला था, -80 डिग्री सेल्सियस तक मिला था। ये बात आपने पढ़ा है, क्लियर है। यानी क्षोभ मंडल के जो ऊपरी सीमा है ट्रोपोपाज, वहां पर टेम्परेचर आपने कितना पढ़ा है, -45 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस। बात यहां तक क्लियर है। अब क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ जब तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, वो गिरावट किस रेशियो में हो रही थी, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, यही हो रही थी। अथवा ऐसा हो रहा था 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, यही हो रहा था। आपने इतनी बात पढ़ा है, और इसी चीज का नाम दिया गया था क्या, नॉर्मल लैप्स रेट, यानी सामान्य ताप ह्रास दर। बात क्लियर। सामान्य ताप ह्रास दर हम इसे यहां पे क्यों बता रहे हैं, हमें पढ़ना तापीय प्रतिलोमन। प्रतिलोमन का मतलब उल्टा। सामान्य तौर पर देखेंगे जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी पृथ्वी के धरातल से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तापमान में क्या होती है, गिरावट होती है कि वृद्धि होती है, गिरावट होती है। लेकिन अगर कंडीशन इसका उल्टा हो जाए, यानी धरातल से हम ऊपर की तरफ बढ़ने लगे और तापमान में वृद्धि होने लगे, इसे क्या कहेंगे, तापीय प्रतिलोमन, तापीय विलोमता। ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या होता है, यही है ना, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, इसी को क्या कहेंगे, तापीय प्रतिलोमन। अब इसका प्रभाव क्या होता है, आ, प्रभाव क्या होता है, जितना भी कोहरा, कुहासा, ओस इत्यादि संबंधी घटनाएं घटती हैं, ये सब किसके कारण से होता है, तापीय प्रतिलोमन के कारण। आपने सुना होगा या देखा भी होगा, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या महासागरीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर गर्मियों के मौसम में भी कोहरा पड़ता है। कोहरा पड़ने के पीछे कारण यही होता है, कोहरा कहीं से नहीं आता, वो तापीय प्रतिलोमन के कारण होता है। कैसे होता है, आगे कक्षाओं में आप बेहतरीन इसको समझेंगे। तापीय प्रतिलोमन जो होता है, इसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए, इसके लिए कुछ आवश्यक दशाएं होंगी, और इसी दशाओं के कारण, आवश्यक कंडीशन के कारण तापीय प्रतिलोमन होता है। समझते हैं कैसे होता है। जो पहली उसकी जरूरत है, वो शीतकालीन लंबी रातें। शीतकालीन लंबी रातें, इसमें लिखना कुछ नहीं, आप केवल फैक्ट को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठा लीजिए। शीतकालीन लंबी रातें कैसे तापीय प्रतिलोमन को प्रभावित करती हैं, आपने देखा होगा। शीतकालीन लंबी रातों की बात करें, ठंडी के मौसम में रातें बड़ी होती हैं, रातें बड़ी होती हैं, तो एक चीज आप जानते हैं पहले से, क्या जानते हैं, कि सूर्य से जो आने वाली सौर विकिरण है, वह पृथ्वी तक आती है किस फॉर्म में, लघु
तरंग दैर्ध्य। ये बात आपको कंफर्म है? सूर्य से आने वाली जो सोलर विकिरण है, सोलर किरणें हैं, वो पृथ्वी तक का कैसे आती हैं? शार्ट वेव सोलर रेडिएशन, है ना, लघु तरंग दैर्ध्य के फॉर्म में पृथ्वी पर तक पहुंची। अब जब पृथ्वी तक पहुंची, पृथ्वी तक पहुंचेंगी, पहुंचने के बाद क्या होगा? सूर्यास्त हो जाएगा, रात हो जाएगी। जब रात हो जाएगी तो तापमान का जो क्या पृथ्वी ने जो एक्सेप्ट किया था, ये पार्थिव विकिरण के रूप में बाहर निकलेगी। क्लियर? यानी पृथ्वी से जो विकिरण निकलेगी वो किसके रूप में निकलेगी? दीर्घ तरंग, दीर्घ तरंग दैर्ध्य पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण। आई थिंक यहां तक बात क्लियर हुई होगी। सिर्फ इतना आपको समझना, सूर्य से जो आने वाली सोलर रेडिएशन होती है वो लघु तरंग दैर्ध्य के फॉर्म में होती है, और पृथ्वी से जो रेडिएशन होती है वो किस में होती है? विकिरण जो होती है वो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के फॉर्म में होती है। अब जब शीतकाल में यानी ठंडी के मौसम में रातें लंबी होंगी, रातें लंबी होंगी, तो ये जो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण है ये लंबे समय तक होगा, है ना। जब लंबे समय तक होगा, जाहिर सी बात है पृथ्वी से जो निकलने वाली विकिरणें हैं ये लगातार वायुमंडल में विकिरित हो रही हैं। कहने का मतलब सरफेस का एरिया जो है ये धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा होगा। और जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो कहने का मतलब इस तरह से जब ऊपर आप जाएंगे कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पे इसकी तुलना में अपेक्षाकृत तापमान क्या होगा? तापमान अपेक्षाकृत क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो अपेक्षाकृत तापमान ज्यादा होगा इसी को कहेंगे तापीय प्रतिलोमन, तापीय विलोमता। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा एग्जांपल समझते हैं तापीय विलोमता के लिए आवश्यक दशाओं के बारे में। स्वच्छ आकाश होना चाहिए, बादल रहित आकाश होना चाहिए। स्वच्छ आकाश से तात्पर्य है, आप प्रैक्टिकली सोचिए, ठंडी के मौसम में आपने देखा होगा जैसे जब आसमान में बादल छाए हुए हैं, आसमान में बादल है, ठंडी का मौसम है, उस समय आपको कुछ गर्माहट महसूस होती होगी, है ना। उसमें शीत भी नहीं पड़ती होती, शीत भी नहीं पड़ा होगा। तो ऐसा कारण क्यों होता है? ऐसा होता क्यों है? जब आकाश में बादल छाए हुए होते हैं तो सूर्य जो पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण हो रहा है वो बादलों के द्वारा रोक लिया जाता है, ऊपर नहीं जा पाएगा। ऊपर जब नहीं जा पाएगा तो आपका वायुमंडल गर्म रहेगा। अब कंडीशन आपने पढ़ा है कि धरातल से जब आप ऊपर जा रहे हैं तापमान घटना चाहिए, सामान्य तौर पर घटना चाहिए, लेकिन आप धरातल से ऊपर जाएंगे, चूंकि ऊपर बादल हैं, बादल है तो रेडिएशन को रोका आपने, पार्थिव विकिरण को रोका है, तो ऐसे गर्माहट महसूस होती। कहने का मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ रहा है, जब तापमान बढ़ रहा है तो इसे क्या कहेंगे? तापीय प्रतिलोमन। तो कभी कभी एग्जाम में आपको दे देता है निम्नलिखित में से तापीय विलोमता के लिए आवश्यक दशाएं हैं या नहीं है। आपको याद रखना कौन कौन सी हैं, नहीं की बात तो आप समझी जाएंगे। यहाँ पे तापीय प्रतिलोमन की दशाएं कौन कौन सी हैं? पहली दशा आपने पढ़ा शीतकालीन लंबी रातें। दूसरा, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, यानी बादल रहित आकाश होना चाहिए। आप कंफ्यूजन मत पड़िएगा, कई कई बार कंफ्यूजन करने के लिए विकल्प में आपको दे देगा बादल सहित आकाश। जब बादल सहित आकाश दे देगा तो उसको नहीं लगाना है, क्योंकि तापीय प्रतिलोमन के लिए बादल सहित आकाश नहीं बल्कि बादल रहित आकाश चाहिए, यानी बिना बादल वाला आकाश चाहिए, मतलब बादल ना छाया हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगली तरफ चलते हैं। अगला कारण क्या है? अगली आवश्यक दशा क्या है? धरातल के निकट आर्द्रवायु की अनुपस्थिति। आर्द्रवायु की अनुपस्थिति या कह सकते हैं शुष्क वायु की उपस्थिति, ये दोनों बात एक ही है। आर्द्रवायु होगा तो क्या होगा? अगर ह्यूमिडिटी होगी तो जो पार्थिव विकिरण होगा पृथ्वी से वो पार्थिव विकिरण को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, टेम्परेचर लगभग बैलेंस बना रहेगा। तो इसलिए अगर शुष्क वायु है यानी ड्राई एयर है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तापीय प्रतिलोमन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कहने का मतलब नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। अगला, मंद पवन प्रवाह। देखिए, पवन प्रवाह की बात हम कर रहे हैं, यहाँ से एक चीज समझिएगा, जैसे जब हवा चल रही होती है, अब ठंडी का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठंडी के समय में देख रहे हैं क्या होगा? जब हवा चल रही होती है तो उसमें ठंडक ज्यादा लगती है, गर्म नहीं होता मौसम। क्यों? क्योंकि जैसे जितना भी पार्थिव विकिरण हो रहा पृथ्वी से, ये पार्थिव विकिरण जो यहाँ पे हो रहा, हवा यहाँ से बहा के लेके चली जा रही कहीं पर, ठीक है, हवा एक जगह से दूसरी जगह पर लेके चली जा रही है। और यही हवा अगर नहीं होगी तो यहाँ पे जो पार्थिव विकिरण होगा वो बादलों के द्वारा रोका जाएगा, या बादल नहीं भी है तो वायुमंडल में अपेक्षाकृत कुछ समय तक ये रुकी रहेगी, जिसके कारण से क्या होगा? तापीय प्रतिलोमन की अवस्था प्राप्त होगी।
अगला है हिमाच्छादित धरातल, यानी हिमाच्छादित धरातल आपने एग्जाम्पल से पहले समझा था कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे तापीय प्रतिलोमन होता है। उसके पीछे कारण क्या है, वहां का सरफेस ठंडा होता है, वहां पे हिम जमे हुए होते हैं। जब हिम जमे रहेंगे तो जो उसके संपर्क की वायु होगी वो ठंडी हो जाएगी जल्दी से। जब उसके संपर्क की वायु ठंडी हो जाएगी, कहने का मतलब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे ठंडक ऊपर गर्माहट, यही क्या है, तापीय प्रतिलोमन। बात क्लियर? यहां तक आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। आपने इसको तो पहले ही पढ़ लिया। तापीय विक्रमणता की ही दशा में कोहरा, कुहासा, ओस, पाला या तुषार, धूम्र कोहरा, धूम्र कुहासा इत्यादि का निर्माण होता है। कहने का मतलब प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, निम्नलिखित में से क्या बनने के लिए या किस जलवायु कंडीशन के लिए या किस जलवायु स्थिति के लिए तापीय विलोमता आवश्यक है। यहां से कुछ भी दे दिया जाए इसमें से, यानी तापीय व्युत्क्रमणता नहीं रहेगा, तापीय प्रतिलोमन नहीं रहेगा, इसमें से कोई कंडीशन बनने वाली नहीं है। यानी इन सब के लिए सबसे आवश्यक दशा क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन। आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है? हम इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने पढ़ा क्या, तापमान। तापमान किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्मपन की माप है। अब इसके बाद पढ़ा तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो कारक कौन से थे, वही जो लगभग सूर्यातप के थे, लगभग वही यहाँ पे भी थे। जैसे अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गई, ढाल की दिशा, मेघाच्छादन, वनस्पतियां, है ना, इत्यादि चीजें प्रभावित की किसको, तापमान को। इसके बाद आपने पढ़ा तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन क्या होता है, सामान्य तौर पर जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान घटता है, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी बने कि नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगे तो उसे क्या कहेंगे, तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन के लिए आवश्यक दशाओं के बारे में हमने चर्चा किया। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, शीतकालीन लंबी रातें होना चाहिए। दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा, देखिए शीतकालीन लंबी रातें होनी चाहिए, बादल रहित आकाश यानी स्वच्छ आकाश चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, धरातल अगर हिमाच्छादित है